बृहन्मुंबई महानगरपालिका माध्यमिक शिक्षण विभाग आयोजित ऑनलाईन अध्यापन वर्ग शाळा बंद पण शिक्षण सुरू या माध्यमातून बृहन्मुंबई महानगरपालिका माध्यमिक शिक्षण विभागाने ऑनलाईन अध्यापन वर्गाचं आयोजन केलेलं आहे। या ऑनलाईन वर्गामध्ये सहभागी सर्व सन्माननीय अधिकारी गण वर्ग, त्यानंतर तज्ञ मार्गदर्शक, सिनियर शिक्षक आणि माझ्या विद्यार्थी मित्रांनो, मी दिनेश चौधरी, अभुदयनगर म्युनिसिपल सेकंडरी स्कूल आपले सर्वांचे सहर्ष स्वागत करतो। आज देण्यात आलेला आपला पहिला पिरियड आहे, विषय मराठी, इयत्ता 10वी, हिंदी माध्यम, द्वितीय किंवा तृतीय भाषा, विषय मराठी, अक्षर भारतीच्या पुस्तकाचं नाव आहे। त्याच्यामधील एक घटक देण्यात आलेला आहे, अपठित गद्य उतारा किंवा आपण त्याला म्हणू अपठित गद्य आकलन। आता हे अपठित काय आहे हे बघण्याच्या आधी आपण थोडंसं मागे जाऊ, कारण की हे काय चालू आहे आणि कसं चालू आहे हे समजण्यासाठी आपण कृती पत्रिकेचा एक ब्रीफ मध्ये आराखडा घेऊ। तर मी त्याची स्लाइड काही दाखवत नाही तुम्हाला, फक्त शॉर्टकट मध्ये सांगतो की तुम्हाला कृती पत्रिकेमध्ये मराठी अक्षर भारतीच्या कृती पत्रिकेमध्ये 80 मार्कांसाठी, 80 गुणांसाठी 80 नंबर के लिए, हिंदी में बोलूं कि मराठी में बोलूं? तो मैं हिंदी मराठी दोनों मिक्स बोलता हूँ। 80 नंबर के लिए, 80 नंबर के लिए आपको 5 विभाग दिए गए हैं। पहला विभाग आता है आपका गद्य, दूसरा पद्य विभाग आता है, तीसरा आता है स्थूल वाचन, चौथा व्याकरण और पांचवा उपयोजित लेखन या लेखन कौशल्य जिसको हम कहेंगे। हाँ, तो इस प्रकार से 5 भागों में, मतलब 5 प्रश्नों में आपकी पूरा 80 नंबर का पेपर डिवाइड किया गया है। उसमें से पहला जो है गद्य, तो उसमें पहले 2 प्रश्न आते हैं अ और आ, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक से संबंधित है। आपके पाठ्य पुस्तक में कविताएं और स्थूल वाचन छोड़ के जितने भी लेसन हैं, और देखो अभी कुछ सिलेबस रिड्यूस कर दिया है, आपके सब्जेक्ट टीचर ने आपको बताया होगा, तो वो सिलेबस छोड़ के उसमें से ग्रामर आ सकता है लेकिन पैराग्राफ नहीं आएगा। तो गद्य पैराग्राफ, गद्य उतारा में पठित गद्य उतारा प्रश्न क्रमांक 1 अ या विभाग 1 अ और आ में 7-7 नंबर के लिए आते हैं। तो 7-7 नंबर में दोनों में क्या क्या डिवाइडेशन है? आकलन कृति 2-2 नंबर के लिए है। प्रश्न क्रमांक 1 अ में आकलन कृति 1, आकलन कृति 2, 2-2 नंबर के लिए कुल मिला के हो गए आपके 4। उसके बाद आपको प्रश्न क्रमांक आ सेम है, वैसे ही दूसरा पैराग्राफ दिया जाएगा आपके लेसन में से, और आपको क्या होगा कि आपको उस पैराग्राफ से आकलन कृति 1, आकलन कृति 2, 2-2 नंबर के लिए और 3 नंबर का स्वमत, जैसे पहले क्वेश्चन में था वैसे ही दूसरे क्वेश्चन में है। उसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 ई या विभाग 1 में ई जो प्रश्न है वो है हमारा अपठित गद्य आकलन, जिसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे या जिसके बारे में जानेंगे। दूसरा विभाग है पद्य विभाग। पद्य विभाग में भी 16 नंबर के लिए 8-8 नंबर की 2 कृतियां दी जाती है। तीसरा स्थूल वाचन है, उसमें आपको 6 नंबर है और 3 प्रश्न दिए जाते हैं स्थूल वाचन के। उसमें भी आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, उसका आपको डिटेल में बताया जाएगा। उसके बाद चौथा है भाषा अभ्यास या व्याकरण। तो भाषिक घटकावर आधारित कृति 8 नंबर का और व्याकरण घटकावर आधारित कृति 8 नंबर का, ऐसा टोटल 16 नंबर का आता है आपको। और 5वां विभाग लेखन कौशल या उपयोजित लेखन जिसको कहेंगे, तो उसमें आपको प्रश्न क्रमांक 1 सॉरी अ में प्रश्न क्रमांक 5 अ में
लेटर राइटिंग, औपचारिक पत्र या अनौपचारिक पत्र, वो आपको डिटेल में बताया जाएगा एक एक क्लास में। उसके बाद उसी को और 6 नंबर के लिए आता है ये पत्र, और उसी को और ये अपना प्रश्न क्रमांक 1 ई का अपठित गद्य परिच्छेद या उतारा, उसका 1/3 सारांश लिखना होता है। या तो लेटर लिखो, दोनों में से कोई एक, या फिर ये सारांश लिखो। तो ये 6 नंबर का होता है। ये हो गए आपके 6 नंबर। दूसरा आ आता है 5वें में, उसमें कथा लेखन, कहानी लेखन और बातमी लेखन, 3 कृतियां दी जाती है। तीनों में से कोई 2 आपको सॉल्व करना है, तो वो 5-5 नंबर की होती है। मतलब 10 ये हो गए, और 6 नंबर का लेटर या सारांश लेखन, मतलब 16 हो गए। और लास्ट में बचते हैं आपके 24 में से 8 नंबर, जो पूरा लेखन कौशल 24 नंबर का होता है। तो 8 नंबर के लिए आपको निबंध दिया जाता है, आत्मकथन, वैचारिक, इस प्रकार से 3 प्रकार के निबंध दिए जाते हैं। उसके टॉपिक भी दिए जाते हैं, उसमें से आपको जो अच्छा लगे वो एक निबंध आपको लिखना होता है। इस प्रकार से हमारा यह पूरी कृति पत्रिका का प्रारूप है या आराखड़ा है, जिसको हम कहेंगे। तो अभी हम बात करेंगे हमें दिए गए घटक के ऊपर। हमें दिया गया घटक है अपठित गद्य आकलन। उतारा नहीं कहूंगा मैं, आकलन कहूंगा, क्योंकि उस उतारे का, उस पैराग्राफ का, उस परिच्छेद का आकलन बहुत ज्यादा जरूरी है इसमें। तभी हम उस पर पूछे गए सवालों के, प्रश्नों के उत्तर आसानी से और सही सही ढंग से दे सकते हैं। हाँ, तो इसीलिए मैं बात करूंगा अभी आपको कि अपठित गद्य उतारा। जाहिर सी बात है, अपठित क्या है? अपठित मतलब कि आपके सिलेबस के बाहर का, सीधा सीधा अर्थ इसका लेंगे तो। अब अनसीन पैसेज, जो आपने पहले कभी पढ़ा नहीं है, पहले कभी उसके बारे में सुना नहीं है, आपको स्कूल में पढ़ाया नहीं गया है, और आपको बताया भी नहीं गया है कि उसके उत्तर कैसे लिखने हैं, क्या लिखने हैं। साधारण रूप से आपके टीचर आपको पढ़ाते हैं, तो आपको बताते जाते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं, उत्तर आ सकते हैं, जो लेसन में प्रश्न क्रमांक 1 अ और आ में आते हैं। लेकिन इसमें वैसा नहीं है। इसमें ये 4 नंबर का होगा। इसमें केवल 2 आकलन कृति सरल एकदम वो होगी, और ये आपको दोनों आकलन कृति सॉल्व करना है। इससे आपको 4 नंबर। देखो बच्चों, पहले मैंने आपको बताया कि कृति पत्रिका का प्रारूप क्यों बताया होगा, उसके पीछे एक कारण है कि जिन बच्चों को हमारे सभी बच्चे होशियार है, सभी को अच्छे नंबर चाहिए, ज्यादा से ज्यादा नंबर चाहिए। तो सभी बच्चे कृति पत्रिका का एक एक घटक उसका बारीकी से अध्ययन करें, उसको ठीक से समझे, और फिर उसके हिसाब से पढ़ाई करें, और अच्छे नंबर पाने की कोशिश करें या अच्छे नंबर पाए। हाँ, इसलिए आप हमेशा प्रयास है, तभी से पढ़ाई शुरू करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो शुरू तो कर दी होगी आप लोगों ने, लेकिन जिन्होंने नहीं की वो अभी से शुरू कर दिए। और देखो, आपको जरूर मराठी अक्षर भारती, जो कि भाषा में आपकी मातृभाषा न होने के कारण आपको थोड़ा सा कठिन जाता है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। लेकिन अभी ये अपठित गद्य उतारा जो आपको आएगा, इससे मेरे करियर में या मेरे अनुभव से मैंने देखा है कि बच्चे इससे डरते हैं और इसको सॉल्व ही नहीं करते या छोड़ देते। क्या होता है, अपना 4 नंबर कम हो जाता है। जबकि इसमें बहुत सरल बात है, और देखा जाए तो ये पूरा 10 नंबर का है, क्योंकि लास्ट में भी उपयोजित लेखन में पत्र के और में इसको हम 1/3 सारांश में भी लिख सकते हैं। 6 नंबर के लिए 6 और 4 10 हो जाते। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, इससे डरते। क्यों डरते हैं? तो बाप रे, स्कूल में तो ये पढ़ाया नहीं है, टीचर ने हमें तो इसके बारे में कुछ नहीं है, और मराठी भाषा की जानकारी हमें बहुत कम है। लेकिन देखो बच्चों, सोचने वाली बात है कि हम जहाँ पे रहते हैं उस एरिया में, आस पड़ोस में हमारे कुछ दोस्त या हमारे पड़ोसी, वो बहुत सारे मराठी होते हैं, उनसे किसी न किसी तरीके से हमारा मराठी में थोड़ा बहुत कांटेक्ट रोज होता रहता है।
उसके बाद स्कूल में भी आपको 5वीं से लेकर 10वीं तक मराठी विषय पढ़ाया जाता है। तो उसमें भी आपको थोड़ी सी, मुझे मालूम है हर एक बच्चे को 70 से 80% तक मराठी भाषा की ठीक से और अच्छे से जानकारी है, लेकिन उनके मन में जो डर बैठा हुआ है उसकी वजह से बच्चे इस अपठित गद्य आकलन से डरते हैं। और हम जब परीक्षा में डर गए किसी क्वेश्चन से, तो क्या होता है, उस समय हम हमारा आत्मविश्वास खो देते हैं और जो गलतियां नहीं करनी चाहिए वो कल कर बैठते हैं, या फिर वो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करते। तो इसकी ओर आपको ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। और अगर ऐसा करेंगे तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर सकेंगे पूरे आत्मविश्वास से, ठीक है। हाँ, तो हम देखते हैं अपठित गद्य उतारा। हाँ, इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, तो पहले तो जो पैराग्राफ उतारा मतलब पैराग्राफ परिच्छेद जो हमें दिया जाएगा उसको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, काळजी पूर्वक पूरे मन लगा के उसको पढ़ना है, दिल से पढ़ना है। एक बार नहीं 2 बार पढ़ो, आपको लास्ट में भी काम में आने वाला है वो। तो इसलिए आप एक बार नहीं उसको 2 बार ठीक से, अच्छे से, ध्यान से, पूरे मन लगा कर पढ़ो। जैसे ही आप उसको ठीक से और ध्यान से अच्छे से पढ़ेंगे, तो आपको पैराग्राफ का सेंट्रल आइडिया, उसमें कौन-कौन सी बातें दी गई है, ये सभी जानकारी समझ में आ जाएगी। जैसे ही आप उतारा काळजीपूर्वक वाचनी मतलब 2 बार आप उसको ठीक से पढ़ो, आपके वो परिच्छेद में क्या-क्या बातें दी गई है, वो सब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो ये होगा पहला स्टेप। अभी क्या करेंगे, परिच्छेद हमारे सामने है, हमने उसको 2 बार ठीक से पढ़ लिया। दिलेल्या प्रश्नांचे उत्तर हे दिलेल्या उतार्यावर आधारित असावे। मतलब क्या, जो भी आपको कृति उसके नीचे, उस पैराग्राफ के नीचे, या एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, ऐसा होगा, बीच में पैराग्राफ होगा या पैराग्राफ ऊपर होगा, कृति दोनों नीचे दी गई होगी। तो उस कृति में जो प्रश्न के उत्तर पूछे जाएंगे या जो कृति सॉल्व करेंगे, तो वो सभी कृति मतलब सभी उत्तर आपको पैराग्राफ में ही मिलेंगे। पैराग्राफ के बाहर का कुछ पूछा नहीं जाएगा। तो आप, इसीलिए मैंने पहले बोला आपको कि उतारा ध्यान से पढ़ना है, पैराग्राफ अच्छे से पढ़ना है। अभी आकलन कृतीचे उत्तर अचूक लिहावे। जो आकलन कृति आपको दी गई है उसके उत्तर अचूक लिहावे। अचूक मतलब क्या, तो अगर एक शब्द के लिए, एक क्वेश्चन के लिए के आगे, एक कृति के आगे एक बॉक्स दिया है, तो उस बॉक्स में एक ही शब्द अभिप्रेत है, अपेक्षित है। तो हाँ, वो बेटा बाद में आपके डाउट मैं क्लियर करूंगा। एक ही उत्तर अपेक्षित है, तो उस एक शब्द को लिखना है। अगर आपको घटना दी गई है और घटना का, उस घटना से क्या परिणाम होता है ये पूछा गया है, तो वही जो अचूक परिणाम है जो उस घटना की वजह से होता है वही लिखना है। या एक वाक्य में उत्तर पूछा गया है तो उसका पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। इस प्रकार से आपको जो आकलन कृति दी जाती है उसके उत्तर अचूक मतलब बिनचूक, गलत नहीं होना चाहिए, सब ध्यान से लिखना है, ठीक है। अभी हम उतारा देखते हैं। पहले मराठी अक्षर भारती अपठित गद्य उतारा। उतारा क्रमांक 1 देखेंगे। प्रश्न क्या दिया है, सूचना देखो आपके क्वेश्चन पेपर में ऐसी आएगी, प्रश्न क्रमांक 1 ई, पुढील अपठित गद्य उताराच्या आधारे दिलेल्या सूचनानुसार कृति करा। आपको सूचना दी जाएगी, उसके हिसाब से आपको कृति सॉल्व करना है और अपठित गद्य उतारा है। तो सबसे पहले डरना नहीं है कि ये किताब के बाहर का है, सिलेबस के बाहर का है, मैं फिर से आपको बताऊंगा, उससे आप अपना आत्मविश्वास खो दोगे।
तो उसको सॉल्व करने का पूरे आत्मविश्वास से प्रयास करना है। हाँ, और मुझे मालूम है आप लोगों को मराठी उतनी भी नहीं मतलब आपको समझती है, आती है, आप 75% से ज़्यादा मराठी समझ सकते हैं। तो उसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस विश्वास से आप पहले उतारा पढ़ना, पैराग्राफ पढ़ना शुरू करें। मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। एक फुलांचे होते व त्याच्या शेजारीच एक दगडांचे गाव होते. फुलांची मने कोमल, निरागस, सुगंधी व नाजूक होती. दगडांचा स्वभाव मात्र कठोर, गर्विष्ठ, क्रूर व हिंसक होता. एकदा दगडांनी फुलाकडे तक्रार केली की फुलांनी त्यांचा गाव सोडून निघून जावे. फुले म्हणाली, आमचा दोष काय? दगड म्हणाले, तुमचा प्रामाणिकपणा, भोळेपणा व दयाळूपणा आम्हाला आवडला नाही. विशेष म्हणजे तुमचा सुगंध आमच्या गावात पसरतो ते बिलकुल आवडत नाही. तुम्ही ताबडतोब इथून निघा, नाहीतर आम्ही तुम्हाला ठेचून काढू. फुले नम्रपणे इतकेच म्हणाली, तुम्ही खुशाल आम्हाला ठेचा. जेवढे तुम्ही आम्हाला ठेचाल, ठेचा मतलब पत्थर से उसको रगड़ना या कुचलना, तेवढा तुम्हास सुवास जास्त पसरेल. दगडांनी केली ती हिंसा आणि फुलांनी केली ती अहिंसा. दगडांनी केली ती हिंसा आणि फुलांनी जी सांगितली ती अहिंसा. देखो पैराग्राफ को अभी मैं आपको मतलब समझाते हुए पढ़ता हूँ. एक फुलांचे होते व त्याच्या शेजारीच एक दगडांचे गाव होते. मतलब दो गाव थे पड़ोस पड़ोस में. एक फूलों का गांव था और एक पत्थरों का था. अभी फूलों के मन की विशेषता क्या थी? तो फूलों के मन कैसे थे? कोमल थे, निरागस थे, सुगंधी व नाजुक थे. दगडांचा स्वभाव मात्र कसा होता? कठोर, क्रूर, गर्विष्ठ, हिंसक होता. एकदा दगडांनी फुलाकडे तक्रार केली की और एक बार पत्थरों ने फूलों को से तक्रार की. क्या तक्रार की? की फुलांनी त्यांचा गाव सोडून जावे, निघून जावे. मतलब अपना फूल अपना गाव छोड़ के निकल जाए. क्यों निकल जाए? मग फुलांनी त्यांना प्रश्न केला. फुलों ने उनको प्रश्न पूछा कि आमचा दोष काय? मतलब हमारी गलती क्या है कि आप हमें गांव छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं. तो दगड़ म्हणाले, तुमचा दोष. अभी हिंसक प्रवृत्ति के लोगों को अच्छी बातें या अच्छे गुण भी दोष नजर आते हैं व्यक्ति के अंदर के. यही बात यहाँ पर बताई है. तो जो हिंसक प्रवृत्ति, क्रूर प्रवृत्ति के पत्थर थे, उनको फूलों के जो अच्छे गुण थे वो दोष नजर आ रहे हैं. तो वो फूलों के गुणों को बोल रहे आपके दोष है. तुमचा प्रामाणिकपणा, ये फूलों का गुण है. भोळेपणा व दयाळूपणा नाही, आम्हाला आवडत नाही. विशेष म्हणजे तुमचा सुगंध आमच्या गावात पसरतो ते बिलकुल आवडत नाही. तो आपका भोलापन, प्रामाणिकता और दूसरे पर प्यार करने वाली दयालु वृत्ति, ये हमें पसंद नहीं है. और साथ ही साथ आपका सुगंध भी हमें पसंद नहीं है. हाँ, ये 4 गुण आपके पसंद नहीं है. इसलिए तुम्ही ताबडतोब जल्द से जल्द इथून निघून जा किंवा निघा, नाहीतर आम्ही तुम्हाला ठेचून काढू, मतलब कुचल देंगे आपको. फुले नम्रपणे इतकेच म्हणाली. तरी पण इतकं सगळं रागवून, इतनी जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती फूलों पर की, फिर भी फूलों को गुस्सा नहीं आया. तो वो फिर भी नम्रता से, नम्रपणे म्हणाली, तुम्ही खुशाल आम्हाला ठेचा. मतलब ठीक है, आप हमें कुचलो. जेवढे तुम्ही आम्हाला ठेचाल तेवढा आमचा सुवास जास्त. जितना आप हमें कुचलेंगे उतनी हमारा सुगंध आएगा.
मतलब जितनी हम हमारी अच्छाई को आप दबाने की कोशिश करेंगे उतनी ज्यादा वो फैलेगी, ऐसा फूल बता रहे। दगड़ानी केली, और इसी बात पर दगड़ानी केली की हिंसा, मतलब हिंसा क्या है, दूसरों का मन नहीं दुखाना चाहिए, दूसरों को मारना पीटना नहीं चाहिए। आणि फुलांनी सांगितली ही अहिंसा, और दूसरों का मन संभाल के नम्रता से जो काम करते हैं वो होती है अहिंसा। इस प्रकार से इस पैराग्राफ को हमने ठीक से पढ़ा और समझा भी। अभी आपको आकलन कृति पूछी गई है। दगडांना फुलांचे हे गुण आवडत नव्हते। फूलों के अंदर जो कौन से गुण थे जो पत्थरों को पसंद नहीं थे? तर दगडांना फुलांचे प्रामाणिकता, दगडांना फुलांचे प्रामाणिकपना, एक एक बॉक्स में मैंने बोला था अचूक उत्तर, तो एक बॉक्स में एक ही लिखना। लाल 4 बॉक्स आपको दिख रहे हैं, तो प्रामाणिकपना, दूसरा है भोलेपना, तीसरा है दयालुपना और चौथा सुगंध। हाँ, ये 4 गुण पत्थरों को दगडांना फुलांचे हे गुण आवडत नव्हते। दूसरा प्रश्न है आकलन कृती, हिंसा आणि अहिंसा या दोघातील फर्क सांगा। अभी ये आकलन कृति 2 नंबर के लिए है, बहुत बड़ी हो जाती है। ऐसा सवाल मेरे हिसाब से आपको नहीं आएगा, क्योंकि ये स्वमत वाला प्रश्न हो जाता है, आपका मत लिखना है। और इस अपठित गद्य लेखन में 4 नंबर के लिए जो है वो हमें आकलन कृति के लिए है, तो इसकी बजाय आपको दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है, फुलांची मने कशी होती? कोमल, निरागर, सुगंधी व नाजुक होती। दूसरी आकलन कृति पूछी जा सकती है, ये 4 बातें आप लिखे तो 2 नंबर हो गए। इसके अलावा और पूछा जा सकता है, दगडांचा स्वभाव कसा होता? कठोर, गर्विष्ठ, क्रूर व हिंसक होता। और एक बात पूछी जा सकती है, एक वाक्यात उत्तर लिहा। फूल नम्रपणे काय म्हणाले? तुम्ही खुशाल आम्हाला ठेचा, जेवढे तुम्ही आम्हाला ठेचा तेवढा सुवाद जास्त पसरेल। दगडांनी काय केली? तर दगडांनी हिंसा केली। आणि फुलांनी काय सांगितलं? तर फुलांनी अहिंसा सांगितली। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हाँ, तो इसमें नहीं समझने वाली ऐसी कोई बात है, आपके ध्यान में आ गया होगा कि ऐसा कुछ नहीं है जो आपकी समझ में नहीं आए। थोड़ा-सा आपको आत्मविश्वास जागरूक करना पड़ेगा और पैराग्राफ की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। देखो, इसमें अभी देखो, दगडांना फुलांचे कोणते गुण आवडत नव्हते। उत्तर कैसे ढूँढेंगे पैराग्राफ में? तो ये एडमिट करना भी यार जानते हो। तो दगड म्हणाले, तुमचा प्रामाणिकपणा आमच्या गावात ते आम्हाला बिलकुल आवडत नाही, आवडत नाही, आवडत नाही, आवडत नव्हते और नाही एक ही बात है, नकारार्थी है। तो आवडत नव्हते, बिल्कुल आवडत नहीं, ऐसा ऐसी लाइन हमें मिली। आपकी समझ में कुछ नहीं आता है तब की बात है ये। समझ में आता है तो आप आसानी से लिख देंगे, लेकिन कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो उस समय क्या करना है? आवडत नाही, आवडत नव्हते, तर आम्हाला तुमचा सुगंध बिल्कुल आवड़त नहीं। उसके बाद कौन-कौन से गुण हो सकते हैं, तो गुण आपको पता है, ये गुण हिंदी में भी ऐसे ही इनका इस्तेमाल किया जाता है थोड़े बहुत फ़र्क से। तो आप प्रामाणिकपना, भोलेपना, दयालुपना और चौथी बात है सुगंध, आसानी से आ सकता है। इस प्रकार से आपको सवालों के उत्तर देना है। नेक्स्ट पैराग्राफ हम देखेंगे। दूसरा पैराग्राफ, दूसरा परिच्छेद अपठित गद्य आकलन के लिए आपको दिया है।
मतलब इसी में से आएगा ऐसा नहीं, दूसरा कौन सा भी आ सकता है। तो आपको प्रैक्टिस के लिए हाल ही में 2-3 ये करा देता हूँ। मानवी जीवन विकासात शिक्षणाला महत्वपूर्ण स्थान आहे। शिक्षण मानवाच्या मानसिक व बौद्धिक शक्तीचा विकास करते। शिक्षणाशिवाय माणूस पशु समान होतो। स्त्री आणि पुरुष या दोघांनीही शिक्षण घेणे अत्यंत आवश्यक आहे। जर स्त्रियांना शिक्षण देण्यात आले नाही तर अर्धाधिक समाज मागासलेला राहील। आजकाल जगातील पुष्कळशा भागात आपणास स्त्री शिक्षणाचे चांगले परिणाम दिसून येतात। परिणामतः पुष्कळ वाईट रीतीभाती आणि अंधश्रद्धा समाजातून वेगाने नाहीशा होत आहेत। राष्ट्रीय विकासाच्या प्रत्येक क्षेत्रात आज स्त्रिया पुरुषांच्या बरोबरीने काम करीत आहेत आणि त्यांच्या बरोबरीने जबाबदारीच्या कामात त्यांना मदत करीत आहेत। देखो पैराग्राफ फिर से समझाते हुए पढ़ता हूँ आपको। मानवी जीवन विकासात शिक्षणाला महत्वपूर्ण स्थान है। आदि मानव से लेकर आज के प्रगत मानव तक जो मानव की उत्क्रांति हुई वो सब किसका प्रभाव है? एजुकेशन का, शिक्षा का, शिक्षण का। म्हणून मानवी जीवन विकासामध्ये शिक्षणाला महत्वपूर्ण स्थान आहे। महत्वपूर्ण स्थान है एजुकेशन का, शिक्षा का। किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, किस वजह से महत्वपूर्ण है, तो आगे बताया शिक्षण मानवाच्या मानसिक व बौद्धिक शक्तीचा विकास करते। मतलब शिक्षण, शिक्षा मानव के, इंसान के मानसिक और बौद्धिक, बुद्धि और सोचने की शक्ति, हाँ, इन दोनों शक्तियों का विकास करती है। उनको आग सुधार की ओर या फिर क्रांति की ओर या फिर उनको आधुनिकता की ओर लेके जाती। शिक्षणाशिवाय माणूस पशु समान होतो। जो अडानी है, निरक्षर है, उनको कुछ बातों का ज्ञान नहीं है, ऐसे लोग शिक्षणाशिवाय मतलब शिक्षा के बिना मानुष या इंसान पशु समान होता है। उसको दिमाग ही नहीं होता है। किसी पशु को दिमाग होता है क्या? नहीं होता है। ताकत बहुत होती है लेकिन दिमाग नहीं होता है। उसी प्रकार से स्त्री आणि पुरुष या दोघांनीही शिक्षण घेणे अत्यंत आवश्यक आहे। देखो समाजाचे दोनच घटक, दो ही घटक है, स्त्री और पुरुष, महिला और इंसान, स्त्री और पुरुष, महिला और पुरुष, और इन दोघांनीही शिक्षण घेणे अत्यंत आवश्यक है। इन दोनों ने शिक्षण प्राप्त करना, शिक्षा प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है। जर स्त्रियांना शिक्षण देण्यात आले नाही तर अर्धाधिक समाज मागासलेला राहील। अगर स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी गई तो हमारा जो समाज है वो आधे से ज्यादा, अर्धा अधिक मतलब आधे से भी ज्यादा समाज मागासलेला राहील, पिछड़ा रह जाएगा। आजकाल जगातील आजकाल जगातील पुष्कळशा भागात आपणास स्त्री शिक्षणाचे चांगले परिणाम दिसून येतात। परिणामतः पुष्कळ वाईट रीतीभाती आणि अंधश्रद्धा समाजातून वेगाने नाहीशा होत आहेत। राष्ट्रीय विकासाच्या प्रत्येक क्षेत्रात आज स्त्रिया पुरुषांच्या बरोबरीने काम करीत आहेत आणि त्यांच्या बरोबरीने जबाबदारीच्या कामात त्यांना मदत करीत आहेत। ये पैराग्राफ के ऊपर आपको आकलन कृति पूछी गई है, 1 और 2, 2-2 नंबर के लिए। पहली आकलन कृति में जो बॉक्स दिए हैं उस बॉक्स में आपको जानकारी लिखना है और दूसरी आकलन कृति में भी अचूक उत्तर लिखना है, सही उत्तर लिखना है। और दूसरी आकलन कृति में एका वाक्यात उत्तरे लिहा दिए गए हैं। 2 प्रश्न दिए गए हैं 1-1 नंबर के लिए। तो या घटकांना शिक्षण देण्याची आवश्यकता आहे।
देखो अभी जिनको नहीं समझ में आता है, तो मैंने पढ़ते पढ़ते बताया था आपको घटक, समाजाचे 2 घटक, स्त्री आणि पुरुष. तर या घटकांना शिक्षण देण्याची आवश्यकता आहे. मग किसको? एक स्त्री आएगा एक बॉक्स में और दूसरे बॉक्स में पुरुष आएगा. इतना ही लिखना है. इतना काम कम हो गया आपका, ज्यादा लिखना नहीं है. तो एक में स्त्री आएगा. स्त्री आणि पुरुष या दोघांनी शिक्षण घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. आवश्यकता, देण्याची आवश्यकता, आवश्यक आ गया प्रश्न, प्रश्न का एक शब्द आ गया प्रश्न में से, उसी में ढूंढो तो कौन से 2 घटक आ जाते हैं, वो हमें समझ में आ जाता है. स्त्री और पुरुष, स्त्री आणि पुरुष, स्त्री पुरुष दोनों में आपको लिखना है. उसके बाद दूसरी आकलन कृती आपको पूछी गई है. मानवी जीवन विकासात महत्वाचे स्थान कुणाचे आहे. देखो हम पैराग्राफ पढ़ते हैं. पहिली लाईन देखो, मानवी जीवन विकासात महत्वाचे स्थान, महत्वपूर्ण स्थान कशाला आहे? शिक्षणाला. म्हणून मानवी जीवन विकासात शिक्षणाला महत्वाचे स्थान आहे. इस प्रकार से उत्तर लिखना है आपको एक वाक्य में. कोणाच्या शिक्षणामुळे जास्त चांगले परिणाम होतील? चलो आप बताओ. तो स्त्री शिक्षणामुळे, हा, कारण अर्धा अधिक समाज मागासलेला आहे. स्त्री शिक्षणाचे चांगले परिणाम दिसून येतात. देखो आपको लाइन दिखी है, चौथी लाइन है, उसमें देखो आप पुष्कळशा भागात आपणास स्त्री शिक्षणाचे चांगले परिणाम दिसून येतात. तर स्त्री शिक्षणाचे चांगले परिणाम दिसून येतात, इतना लिखना है. या स्त्री शिक्षणामुळे समाजात चांगले परिणाम होतात. ठीक है. इस प्रकार से 2-2 नंबर के लिए आपको आकलन कृति पूछी जाएगी, तो उसका आंसर आपको देना है. तीसरा पैराग्राफ हमारे पास समय है तो हम देखते हैं. अपठित गद्य उताराच्या आधारे दिलेल्या सूचनानुसार कृती करा. 2 गुण. आपको आपके पाठ्य पुस्तक में अपठित गद्य उतारा है. हाँ, विद्वत्ता कोणाकडेही असो ती क्षणात मिळणारी बाब आहे. ज्याप्रमाणे झाडांची मुळे एकदम खोल जाऊ शकत नाही, त्यासाठी महीने वर्षे लागतात. अभी देखो यहाँ पे 3 मिस्टेक हुआ है. विद्वत्ता कोणाकडे असो ती क्षणात मिळणारी बाब आहे लिखा है, वो नहीं है, नहीं है वहां पे. ज्याप्रमाणे झाडांची मुळे एकदम खोल जाऊ शकत नाही, त्यासाठी महिने वर्षे लागतात. परंतु जेवढी खोल मुळे असतात तेवढ्या त्या झाडाचा पाया भक्कम असतो. तसेच विद्वत्तेचेही आहे. जेवढ्या प्रयत्नाने ती मिळवाल तेवढे प्रभावी तुमचे व्यक्तिमत्व असेल. आपल्याला एकदम विजेसारखे चमकायचे की सूर्यासारखे सातत्याने प्रकाशित राहायचे, हे ठरवायचे आहे. विद्वत्ता ही अशी बाब आहे जी केवळ वेळेच्या सदुपयोगाने मिळते. विद्वत्ते की वैशिष्ट्य बताई गई है, हाँ, विशेषता बताई गई है. पहिली विशेषता है की ती जी केवळ वेळेच्या सदुपयोगाने मिळते. बरे, तिला दूसरी सर विशेषता आपकी आवाज नहीं आ रही है. नहीं आ रही है? अभी आ रही है? अभी आ रही है क्या? हेलो. यस सर. हाँ ठीक है. केवळ वेळेच्या तिला कोणी तुमच्याकडून काढून किंवा चोरून घेऊ शकत नाही. दूसरी बात, विद्वत्ता दूसरा खासियत उसकी, दूसरा वैशिष्ट्य की तुमच्याकडून ती कोणी काढून किंवा चोरून घेऊ शकत नाही. तिसरी बात, ती मिळवण्यास खूप धनसंपत्ती खर्ची घालावी लागत नाही. और चौथी बात, पण ती एकदा ती तुमच्याजवळ आली की
चौथा विशेषता इसकी, संपूर्ण राष्ट्र तुमच्या प्रकाशाने दिपून जाते, लखलखत्या प्रकाशाने दिपून जाते. आपला कोणी सन्मान करावा अशी भावनाच मनातून निघून जाते. सर्वजण तुमच्या सहवासात येण्यासाठी, तुमचे आदरातिथ्य करण्यासाठी आतुर असतात. थोडक्यात विद्वत्ता तुम्हाला सर्व मिळवून देते, ज्याची तुम्ही कल्पनाही स्वप्नातही अपेक्षा केलेली नसते. असं सर्व काही विद्वत्ता आपल्याला मिळवून देते. तो विद्वत्ता की वैशिष्ट्य मैंने पढ़ते पढ़ते आपको ये चारों वैशिष्ट्य बता दी है. और झाडांची मुळे खोलवर जाने ये घटना है. तो मैंने पहले बोला था आपको घटना का परिणाम भी पूछा जाता है. तो उस घटना का क्या परिणाम होता है. तो परंतु जेवढी मुले खोल जातात, देखो यहाँ पे है दूसरी लाइन में दूसरा तीसरा वर्ड, जेवढी मुले खोल जातात त्याचा परिणाम खोलवर जाणे, खोल जातात त्याचा परिणाम झाडाचा पाया भक्कम होतो. उसके बाद प्रयत्नांनी विद्या मिळवणे. क्या उत्तर आएगा इसका. जेवढ्या खूप प्रयत्नांनी आपण विद्या मिळवतो तेवढं आपला व्यक्तिमत्व, आपली पर्सनॅलिटी प्रभावित होते या प्रभावी होते. दुसऱ्यावर छाप पाडणारी पर्सनॅलिटी होते. इस प्रकार से मतलब तेवढी आपलं व्यक्तिमत्व प्रभावी होते. ठीक है. इस प्रकार से इसका आपको हल निकालना है, ढूंढना है. किस प्रकार से ढूंढना है ये भी मैंने बताया. और पहली सबसे अहम बात कि इसको डरना नहीं है, किताब के बाहर की है कृति या फिर पैराग्राफ, तो हमें यहाँ नहीं आएगा, ये समझ के छोड़ना नहीं है, इसको लिखना ही है और 2 बार पढ़ने के बाद ठीक से समझना है. इस प्रकार से ठीक है. अभी बच्चों आपका कुछ ये होगा, शंका है तो मुझे पूछिए, मैं बताता हूँ. ठीक है. 5 मिनट आपके पास है. किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं. हाँ बच्चों, इस टॉपिक से नो सर, नो. हेलो, हाँ बोला सर. टॉपिक से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन है बच्चों तो आप अपना हाथ ऊपर कीजिए. हाँ बोलो. सूरज चौरसिया बोलो. सूरज बोलो. सूरज चौरसिया बोलो बेटा, क्या पूछना है. सर कुछ नहीं, गलती से हो गया था. ठीक है. डरने की बात नहीं, अपनी ही क्लास है, अपने ही टीचर है, पूछ सकते हो. नो सर, समझा दो. समझ में आ गया. वेरी गुड, बहुत अच्छे थे. पूजा बोलो बेटा. पूजा. हाँ सर, मुझे ये पूछना था कि अहिंसा का मतलब क्या होता है. सर अहिंसा का मतलब क्या होता है. हिंसा मतलब दूसरों को तकलीफ देना, मारना, पीटना और उसी का विरुद्ध अर्थी शब्द है अहिंसा. मतलब दूसरे को मन को संभालना, उससे प्यार से बात करना. जो गांधी जी करते थे वो अहिंसा होती थी. वो किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती या किसी को तकलीफ नहीं देते थे, प्यार से अपना काम निकालते थे, उसको बोलेंगे अहिंसा. और हिंसा मतलब जोर जबरदस्ती से या दूसरे को तकलीफ देकर अपना काम निकालना, इसको हिंसा कहेंगे. ठीक है. ओके सर, थैंक यू. और कोई. और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो अपना हाथ ऊपर कीजिए. हाँ कोमल गुप्ता पूछो बेटा. कोमल गुप्ता अपना ऑडियो शुरू करो और पूछो बेटा. हेलो. हाँ बोलो. कोमल, आपने हाथ ऊपर किया है, पूछो. कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो क्वेश्चन पूछ सकते हो. अपना माइक ऑन कीजिए. कोमल, अपना माइक ऑन करो.
हेलो हाँ बोलो, सुन रहा हूँ बेटा, बोलो। सर, ये फर्स्ट हाँ, वाला क्वेश्चन रिपीट करना ना। फर्स्ट फर्स्ट वाला वाला क्वेश्चन। फर्स्ट वाला क्वेश्चन मतलब कौन सा? पहले पैराग्राफ का, दूसरे पैराग्राफ का, तीसरे पैराग्राफ का? क्या प्रकृति पत्रिका आराखड़ा में का पहला क्वेश्चन पूरा का पूरा प्रश्न क्रमांक 1 आ और ई? मुझे समझ में आना चाहिए, मैं बताता हूँ फिर आपको उस हिसाब से, ठीक है? बोलो फर्स्ट वाला कौन सा क्वेश्चन चाहिए बेटा आपको? प्रश्न मैंने 3 पैराग्राफ आपको पढ़ के सुनाए, उसके उत्तर भी बताए और कैसे ढूंढना है वो भी बताया। तो आप में से आपको उस तीनों पैराग्राफ में से फर्स्ट वाला क्वेश्चन चाहिए, या फिर वो कृति पत्रिका का आराखड़ा मैंने प्रारूप बताया था शुरुआत का, उसमें से फर्स्ट वाला क्वेश्चन चाहिए? वो बोलो, उस हिसाब से समझाता हूँ बेटा। सचिन शर्मा बोलो। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर ये तीसरा पैराग्राफ का थोड़ा सर समझाइए ना, विद्याच्य वैशिष्ट थोड़ा नहीं समझ में आया। तीसरा पैराग्राफ नहीं, विद्याची वैशिष्ट्य है ना? हाँ सर। एक मिनट। हाँ, विद्वत्तेची वैशिष्ट्ये। विद्वत्ता मतलब बुद्धिमानता। हाँ, इसकी विशेषता क्या है? तो हम देखते हैं, विद्वत्ता ही अशी बाब आहे, मतलब इसकी खासियत है। हाँ, उसकी क्या खासियत है, क्या विशेषता है, काय वैशिष्ट्य आहे? विद्वत्ता ही अशी बाब आहे। पहला वैशिष्ट्य आएगा उसकी, विद्वत्ता केवळ वेळेच्या सदुपयोगाने मिळते, ये पहली विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता आएगी, विद्वत्तेला कोणी तुमच्याकडून काढून किंवा चोरून घेऊ शकत नाही। एक बार जो ज्ञान आपने प्राप्त कर लिया, वो कोई चुरा सकता है क्या आपके पास से? आपकी नोटबुक चुरा सकता है अगर आपने कॉपी करके लिखा है, लेकिन दिमाग में फीड किया है तो आपसे कोई चुराएगा क्या? चुरा सकेगा नहीं। तो विद्वत्ता अपने पास से कोई निकाल नहीं सकता, कोणी काढून घेऊ शकत नाही आणि चोरूही शकत नाही। तीसरी खासियत उसकी क्या है कि वो प्राप्त करने के लिए, विद्वत्ता प्राप्त करण्यासाठी खूप धनसंपत्ती खर्ची घालावी लागत नाही। मतलब बहुत ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, वो आसानी से हम हमारे प्रयासों से और हमारी मेहनत से प्राप्त होती है। हाँ, उसके लिए पैसे कम लगते हैं। और चौथी बात है, एकदा विद्वत्ता आपण प्राप्त केली, हम ज्ञानी बन गए कि संपूर्ण राष्ट्र आपल्या लखलखत्या प्रकाशाने, हमारे लखलखते प्रकाश से दीप्यमान हो जाता है, दिपून जाते। हाँ, प्रकाशमान दिपून जाते, प्रकाशात दिपून जाते, मतलब हमसे प्रभावित हो जाते हैं। इस प्रकार से 4 वैशिष्ट्य है उसकी, समझ में आया? हाँ हाँ, प्रवीण कुमार दुबे बोलो। अरे हेलो, ठीक है हाँ सर। सॉरी, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, धन्यवाद सर, आप हाँ लेफ्ट कर सकते हो। हाँ हाँ, बोला सर। हाँ, टाइम आपका हो गया सर, हाँ अभी ठीक, आप लेफ्ट करो। धन्यवाद सर। चलेगा, ठीक है, थैंक यू सर। उसके पहले 1-2 मिनट सर, जिन जिन विषय तज्ञ या तज्ञ मार्गदर्शक गणेश सरवदे सर, मनोहर सुतार सर, इन्होंने इस कार्य के लिए मुझे बहुत सहकार्य और मेरा ढाढ़स भी बंधा है, इनके लिए उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। ठीक है, मैं लेफ्ट करता हूँ सर, थैंक यू।